हाँ बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एलसी लिख दीजिएगा। एलसी मतलब लाउड एंड क्लियर, है ना बच्चों? अगर मेरी आवाज आ रही है तो एलसी लिख दो। हाँ। ओहो, तो आज आप क्या करेंगे जरा बताइएगा। हाँ, बच्चों का आवाज आनी शुरू हो चुकी है और मैं आशा करूंगा कि एलसी लिखने के बाद अब कोई नहीं लिखेगा आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ, मेरा बस चले तो बेटा सबका नाम ले दूं मैं। हाँ बेटा, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, लेकिन इच्छा तो है आप सबसे मिल सकूं, आप सबको नाम से, है ना, पुकार सकूं, लेकिन वो तो अभी हाल फिलहाल संभव नहीं है। तो बच्चों, आज हम क्या टॉपिक करेंगे जरा गेस करके बताओ। क्या टॉपिक होगा जरा बताना। एक टॉपिक है जो आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि सर ये नहीं कराया, ये आप कराएंगे, ऐसा हमें बताया गया है। कौन सा टॉपिक है बताओ जरा, गेस करो कौन सा टॉपिक है। अरे कौन सा टॉपिक है बेटा, जरा गेस करो। ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही, कुलवंत ने सही कहा, ट्रांसलेशन है जो आज हम करेंगे। ठीक है। और ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए ये मैं बताऊंगा, उससे पहले एक सवाल। यदि मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक जिसे हिंदी नहीं आती, यदि उसको आपको सलाह देनी हो कि हिंदी सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो जरा बताइए हिंदी सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए। यदि कोई विदेशी है, कोई अमेरिकन है या ब्रिटिशर है जिसे बिल्कुल हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या सलाह देंगे कि हिंदी सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? जरा बताइए, मैं यहां पर लिखूंगा जो सलाह आप देंगे। हाँ जरा बताइए, बताओ बच्चों क्या क्या सलाह देंगे। हिंदी सॉन्ग, अभी तक किसी ने एक भी सही उत्तर नहीं दिया है। वर्णमाला, सबसे पहले लेटर्स, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले हम कहेंगे लेटर्स यानी कि ABCD सीखो। इसके बाद अगली सलाह क्या होगी जरा बताइए। लेटर्स यानी ABCD, है ना, जिसका कलेक्टिव नाउन होता है अल्फाबेट, जिसका कलेक्टिव नाउन होता है अल्फाबेट। दूसरी सलाह क्या है? एक सलाह सही आ गई, दूसरी सलाह क्या है? अभी तक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज PS चौहान ने दूसरी सलाह दी है, बिल्कुल सही। हिंदी वर्ड्स यानी कि शब्द, हिंदी वर्ड्स यानी कि अगर आसान भाषा में कहें, हिंदी वर्ड्स का मतलब है अगर शॉर्टकट में कहें तो वोकैबलरी। वेरी गुड, वोकैबलरी, वेरी गुड। और कोई सलाह? और कोई सलाह? तीसरी सलाह क्या है भाई? एक छोटा बच्चा जो 3-4 साल का होता है, उसे पहले क्या सिखाया जाता है? लेटर्स भी, आ ई ई यही तो सीखता है। उसके बाद ग्रामर थोड़ी सिखाते हैं, उसके बाद शब्दों का अर्थ समझाते हैं। इसके बाद क्या सिखाते हैं? इसके बाद क्या आती है? ग्रामर। और ग्रामर की शुरुआत होती है वाक्य बनाने से, सेंटेंस मेकिंग से। करेक्ट, करेक्ट। हाँ बिल्कुल। एक बच्चे ने ग्रामर में ER लिखा है, बेटा बता रहा हूं मैं। और ग्रामर में सब कुछ आ जाता है, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस वगैरह वगैरह, है ना। तो ये बताइए, ये तो आपको पहले से ही पता है कि अंग्रेजी कैसे सीखनी चाहिए। मैंने तो नहीं बताया, ये तो आपने बताया है। हाँ, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। देखो, मैंने तो इनमें से एक भी सलाह नहीं दी। अंग्रेजी सीखने के लिए यही तो चाहिए, है? दुनिया की कोई भाषा सीखने के लिए यही तो चाहिए। चाहे चाइनीज सीखनी हो, चाहे आपको जापानीज भाषा सीखनी हो, या कोई भी उर्दू उर्दू सीखनी हो, संस्कृत सीखनी हो,
तो ये बताइए, आप क्यों लिखते हैं मुझसे कि सर अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करें? क्यों लिखते हो बताओ? अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करें, ये सलाह मुझसे या किसी से भी क्यों मांगते हैं? पता तो आपको ही है। क्या यही तरीके से अंग्रेजी सीखी जा सकती है? यस या नो बताइए। क्या यही वो 3 तरीके हैं जिससे अंग्रेजी सीखी जा सकती है? यस या नो? बच्चा कह रहा है आती क्यों नहीं फिर? क्योंकि आप करते नहीं हैं। आप में से कितने बच्चे रोज कम से कम 10 शब्द तैयार करते हैं? तो एक बच्चा फिगर ऑफ स्पीच लिखा जा रहा है, क्या फिगर ऑफ स्पीच ग्रामर में नहीं आती? करते क्यों नहीं है? किसी ने रोका है? बच्चा कह रहा आता क्यों नहीं है? अगर सॉरी, अगर आप ये ईमानदारी से कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएगी? एक बच्चा कह रहा आता क्यों नहीं है। जिसने लिखा कि आती क्यों नहीं है, क्या मुझे वो दावे से कह सकता है कि उसने, क्योंकि ये तो चीज आपको आती ही होगी, है ना, ये चीज तो आती ही होगी। मगर जितने बच्चे कह रहे हैं फिर आती क्यों नहीं है, क्या आप लोग दावे से कह रहे हैं कि आप पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं ग्रामर और वोकैब के लिए? नहीं करते बेटा। दूसरी बात, मैंने आपको इस बैच की शुरुआत में बताया था कि आपको अखबार पढ़ना चाहिए। कौन कौन सा अखबार बताया था? कौन कौन सा अखबार बताया था? इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, और पढ़ने का तरीका भी बताया था। पढ़ने का तरीका भी बताया था। हाँ बेटा, मैंने बताया था। अच्छा, जिन बच्चों को याद है कि मैंने बताया था, बीटी लिख दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, पता नहीं किस बात पर। इंडियन एक्सप्रेस पढ़नी है, द हिंदू पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, ठीक है। ठीक है बेटा, बताया था मैंने, थैंक यू। अच्छा, एक बच्चा है वो फिर से मच द मोस्ट पे लगा हुआ है। अरे बेटा, तुम सीधे हो या क्या हो? मैंने कहा था मच आता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, दूसरा कहा था सॉरी, मच आता है कंपेयर डिग्री के साथ। चलो मैं दोबारा शुरू से बताता हूं। वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच आता है कंपेयर डिग्री के साथ, ये बताया था। उसके बाद मैंने कहा था कि मच अगर द मोस्ट लगा हो तो भी आता है। क्या इसमें कुछ भयानक वेद मंत्र है? वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच आता है कंपैरेटिव के साथ, और द मोस्ट लगा हो तो भी मच आता है। क्या ये कुछ भयानक था? और अब ये मत कहना थैंक यू सर आपने बता दिया, आखिरकार मेरी सुन ली। मैंने यही चीज उस समय भी केवल 3-4 बार कही थी जब सिखाया था। सुपरलेटिव क्या है बेटा? अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सुपरलेटिव क्या है ये मैं बता चुका हूं। सुपरलेटिव क्या होता है, एडजेक्टिव चैप्टर देख लीजिए। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि तुमने दोबारा सवाल करके मुझे इंस्पायर किया कि चलो बता देते हैं एक और बार, लेकिन अब उसमें तुम पीएचडी कर रहे हो। नहीं बेटा, अब तुम करो, अब तुम करो, सेंटेंस और बता दो, तुम करो, है ना। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि तुमसे अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब सबसे पहले हम करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर। एक बच्चा कह रहा था हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी टू इंग्लिश करिए, मैं तो सारा कराऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश भी, इंग्लिश टू हिंदी भी, ठीक है बेटा। तो बच्चों, ये 2021 का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है कि चौथा नंबर आता है हिंदी टू इंग्लिश, और पांचवा आता है इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए, इन सब का अर्थ मेरे को जानना है, जरा बताइए। हाँ बेटा, इन सब का अर्थ बताइए। हाँ जी, इन सब का। और मेरे को पहले लाइन में, पहले सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं
उनका अर्थ बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए। शब्दों का अर्थ, तो अनुवाद नहीं चाहिए मेरे को, केवल इनमें से जितने शब्दों का अर्थ आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कैसे बताना है मुझे नहीं पता बेटा। हाँ बेटा बताइए, हर जितने भी शब्दों का अर्थ बता सकते हैं बताइए। वेरी गुड, आरिफ ने सारे शब्दों का अर्थ बता दिया एक एक करके। प्रत्येक देश, एवरी कंट्री, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी। प्रभाव पड़ता है, प्रभाव का मतलब एवरी देश नहीं होता अंकित, एवरी कंट्री होता है। इफेक्ट है ना, इम्पैक्ट बच्चों का है, इफेक्ट, इम्पैक्ट। अच्छा ये बताइए, यदि आप किसी, अब देखो इशारा सुनना, यदि आप किसी महान पर्सनालिटी से, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर किसी भी वर्तमान व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्पैक्ट नहीं, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। यदि हम किसी से प्रभावित होते हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस पड़ता है। क्या पड़ता है? इफेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब ये देखो, एक बच्चा भूगोल, भूगोल को बेटा, ये भूगोल लिखना, ये इसकी अंग्रेजी थोड़ी, ये थोड़ी लिख के आओगे आप, भूगोल को ऐसे लिख के आओगे, ये अंग्रेजी थोड़ी होगी बेटा। एसएमएस की लैंग्वेज नहीं लिखनी है यहां पर। ठीक है। अब अब ये सेंटेंस किस टेंस में, पहला सेंटेंस किस टेंस में है? पहला सेंटेंस किस सेंटेंस में, टेंस में है? अमन कुमार लिख रहे हैं सर वेबसाइट पर क्लास आगे नहीं दिख रहा। बेटा अमन कुमार, ये 3000 बार और लिखो, वेबसाइट पर क्लास 3000 बार और लिखो। प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। आगे, जहां तक भारत का प्रश्न है, तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, जरा कोशिश कीजिए। जहां तक भारत का प्रश्न है। थैंक यू, सबने सही बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहां तक भारत का प्रश्न है, जरा बताइए इसका अर्थ क्या है? हाँ बेटा, समन खान, प्रेजेंट की स्पेलिंग पी परसेंट नहीं होती बेटा, ये स्पेलिंग गलत है। परसेंट स्पेलिंग क्या होगी? परसेंट कोई स्पेलिंग थोड़ी है बेटा, परसेंट। क्वेश्चन ऑफ इंडिया, शबनम, आईएएस शबनम ने बिल्कुल सही कहा। यहां पर होगा एज फार एज, जहां तक भारत का प्रश्न है, ये इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न का मतलब केवल क्वेश्चन होता है। जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? एज फार एज आई नो। जहां तक उसने देखा, एज फार एज ही सॉ। जहां तक उसने काम किया, एज फार एज ही वर्कड। तो ये चीजें क्या है? वोकैबुलरी का सही प्रयोग जानना। क्योंकि बेटा आप अगर दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान बन गए ना ग्रामर के, तो भी रत्ती भर फायदा नहीं होगा यदि आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है। क्या बोला मैंने? आप दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान बन जाएं ग्रामर के, केवल ग्रामर के, और आपको शब्दों का अर्थ नहीं पता, तो भी आप अंग्रेजी में कमांड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वोकैबुलरी आना बहुत जरूरी है। तो आप मुझसे कितना भी लिखें कि इंप्रूव कैसे करनी है, इंप्रूव कैसे करनी है, आप खुद मन में जानते हैं कि जितनी मेहनत वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए होनी चाहिए, वो आप कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने आप से जानते हैं। ठीक है। तो प्लीज आप वोकैब बढ़ाइए। अब उसकी सभ्यता युग युगांतरों से, जरा बताइए,
स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। युग युगांतर की इंग्लिश क्या है जरा बताना। युग युगांतर इंग्लिश क्या है बताइए। एनीवन? लॉन्ग टाइम बच्चा कह रहा है, ईयर बाय ईयर। एरा भी आ रहा है आंसर, कई युगों से। अरे एरा ऑफ एरा, अच्छा युगों का युग। कुछ कह रहे हैं शायद सेंचुरी, सिविलाइजेशन। ओके, आपको नहीं आता तो ये बताइए, यदि आपको अर्थ नहीं आता तो कैसे करेंगे, है ना। एरा स्लैश एरा, कुछ बच्चों ने युग युगांतर कॉपी पेस्ट कर लिया है। डेकेड टू डेकेड, हिज सिविलाइजेशन, किसकी सिविलाइजेशन बेटा? सज्जू पान वाले की सिविलाइजेशन। हिज क्यों लिखा है, हिज हटाओ खुशबू। चलिए, नहीं पता, चलिए। उत्तरी पर्वतों, इसकी इंग्लिश क्या होगी? उत्तरी पर्वतों की भयंकर रुकावटों में उत्तरी पर्वत की इंग्लिश क्या है बताना। उत्तरी पर्वत की इंग्लिश क्या है? मैं जिन शब्दों का अर्थ पूछ रहा हूं वही बताइएगा। समन कह रही है गूगल कर लिया सर, तो बेटा एग्जाम में गूगल को ही भेज देना, आप मत जाना, है ना, गूगल को भेज देना। नॉर्दर्न माउंटेन्स, माउंटेन्स, माउंटेन। ओके चल, माउंटेन में एस लगाइएगा। ओके, भयंकर रुकावटों, दक्षिण के समुद्रों के कारण भारत शेष विश्व से प्राय पृथक रहा है। पृथक का मतलब क्या है? पृथक का मतलब क्या है बताया। पृथक का मतलब क्या है बताइए। ईस्टर्न माउंटेन, कोई कह रहे हैं ईस्टर्न माउंटेन, कोई कह रहा है नॉर्दर्न माउंटेन। सेपरेट और डिफरेंट आ रहा है। पृथक का मतलब आइसोलेट भी आ रहा है, अलग हो जाना। ओके, बेटा मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, इसलिए मैं पृथक का संधि विच्छेद तो नहीं कर पाऊंगा। इतना पता है, पृथक का मतलब आगे होता है, अलग अलग होता है, औरों से हटकर, यानी कि बेहतर। ये पॉजिटिव है हमेशा। हाँ, बाकी फलस्वरूप तो पता ही है, रिजल्ट ऑफ, है ना। तो चलिए एक एक चीज को हम यहां देखते हैं। यहां पर हिंदी है, यहां पर इंग्लिश है, इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। प्रत्येक देश के इतिहास पर उसके भूगोल का प्रभाव पड़ता है। इसकी इंग्लिश, द हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। क्या है कि हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी की, यानी कि जो उसकी ज्योग्राफी होगी उसी से किसी भी देश का इतिहास बनता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे? जहां तक भारत का प्रश्न है, यानी कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, उसकी सभ्यता, इट्स सिविलाइजेशन, है ना, युगांतरों से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही है। हैज बीन डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली फॉर एजेस, सदियों से। एजेस, एरा नहीं, एजेस, युग युगांतर यानी एजेस होता है। आगे, उत्तरी पर्वतों की भयंकर रुकावटों और दक्षिण के समुद्रों के कारण भारत शेष विश्व से प्राय पृथक रहा है। इसकी इंग्लिश क्या है? ड्यू टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्शंस, कि उत्तरी पर्वतों की रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट, है ना, ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड सीज इन द साउथ, इंडिया रिमेन मोस्टली आइसोलेटेड। बिल्कुल सही आपने कहा, आइसोलेटेड मतलब हटो, अलग होना, सेपरेट होना, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी विश्व से। अब आगे, फलस्वरूप यानी एज अ रिजल्ट, इट कुड नॉट हैव मच फॉरेन इन्फ्लुएंस, इसलिए इस पर विदेशी प्रभाव नहीं पड़ सका, मतलब खास नहीं पड़ा। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है इसी का। हिमालय पश्चिम के पूर्व तक लगभग 1600 मील लंबा और 50 मील चौड़ी एक दोहरी दीवार है। मतलब कि पश्चिम से पूर्व तक जो हिमालय की 1600 मील लंबी जो मोटी, मतलब 50 मील चौड़ी है और 1600 मील लंबी दीवार है। हिमालय फ्रॉम डबल वॉल, फॉर्म मतलब बनाती है ना, 1600 माइल्स लॉन्ग एंड 50 माइल्स वाइड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आगे,
पूर्व के पलकोई, नागा, लुशाई की पहाड़ियां, ये क्या है? पूर्व में पलकोई, नागा और लुशाई की पहाड़ियां और उनके घने जंगल आने जाने में बाधा डालते हैं। यानी कि इन द ईस्ट द पटको, नागा, लुशाई हिल्स एंड देयर डेंस फॉरेस्ट, उनके घने जंगल है ना, ऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट, मतलब कि कहीं आना जाना उसमें बाधा डाल देते हैं। आगे पश्चिम छोर पर कुछ दर्रे अवश्य हैं। देयर आर सम पैसेज ऑन द पासेस होता है दर्रे। दर्रे किसको कहते हैं? पासेस, मतलब कि जहां से निकला जा सकता है रास्ता, जो नेचुरल होते हैं। तो क्या लिखा है? देयर आर सम पासेस ऑन द वेस्टर्न एंड, जैसे कि खैबर और बोलन के, जहां से होकर विदेशी आते हैं, जैसे कि सच है, जैसे कि मतलब सच है, खैबर एंड बोलन पासेस थ्रू विच फॉरेनर्स केम, है ना, आगे होते हैं, आते थे आगे, टू द साउथ, यानी दक्षिण की ओर। द सी रिमेन्ड अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब बाधा, बस कि दक्षिण की शताब्दियों तक समुद्र भारत में आसानी से आने जाने में रुकावट डालता रहा। द सी रिमेन्ड हिंड्रेंस यानी बाधा या ऑब्स्ट्रक्शन टू इजी मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंचुरीज। अगला पैराग्राफ, किंतु बाद में नौ विद्या क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई, बट लेटर देयर वर कंसिडरेशन, देखो पर्याप्त का मतलब है कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन। नौ विद्या क्षेत्र क्या होता है? नेविगेशन। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है आज कि नौ विद्या क्षेत्र नेविगेशन को कहते हैं, तो ये वोकैबुलरी जरूरी है ना। शिवानी जी पूछ रही हैं ऋतिक से कि ऋतिक नाम क्यों चेंज किया। वेरी गुड शिवानी, आप यही देखने आई थी क्लास में कि नाम क्यों चेंज किया। शाबाश बेटा, आपके लिए क्लैपिंग है, भगवान आपको भला करे। और आशीर्वाद तो मैं कल सभी को दे चुका हूं कि आप सबको उतना ही मिले जितने के आप काबिल हैं या हक रखते हैं, ठीक है। जैसी आपकी काबिलियत वैसा ही आपका भविष्य बने, ये मैं आशीर्वाद दे चुका हूं। शिवानी का नाम क्यों चेंज किया, क्या बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए क्लैपिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो यह समुद्र व्यापार के लिए सुगम मार्ग ही बन गया है कि क्या लिखा है? देन, फिर तो मतलब देन इट बिकेम एन इजी रूट फॉर सी ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1498 ईसा में वास्को द गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली लोग सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत आए। कि 1498 एडी में पोर्चुगीज, पुर्तगाली मतलब पोर्चुगीज, अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को डी गामा, यानी कि उनके नेतृत्व में कहां आए? वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया विया, विया मतलब माध्यम से, सी रूट्स। उसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आए। आफ्टर दैट डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, है ना, केम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सभी बहुत समय तक भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में संघर्ष करते रहे। ऑल ऑफ देम, ये जितने भी थे, डच थे, पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, ये आपस में क्या करते रहे? ये आपस में संघर्ष करते रहे। संघर्ष को क्या कहेंगे, है ना? They kept fighting among themselves for a long time to establish their supremacy in India, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। प्रभुत्व मतलब सुप्रीमेसी। आगे, इस प्रकार कुल मिलाकर भारत की भौगोलिक पृथकता के कारण यहां की सभ्यता पर अधिक विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा। कि thus overall due to geographical isolation of India there was not much foreign influence on civilization here, क्योंकि वो जो हिमालय था उसकी वजह से ज्यादा असर जितना पड़ सकता था नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो रहा हिंदी तो इंग्लिश। अब इंग्लिश टू हिंदी। अब क्या करेंगे? इंग्लिश टू हिंदी। एडी होता है ईसवी, ठीक है बेटा। आपको इतने, है ना, स्पेशलिस्ट टीचर हिस्ट्री पढ़ा चुके होंगे या पढ़ा रहे होंगे, और आप मुझसे पूछ रहे हो एडी क्या होता है? एडी क्या होता है मुझसे पूछ रहे हैं आप, जबकि मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मुझे मालूम है लेकिन आपको नहीं पता। आपको बधाई बेटा, कंचन जी। चलिए अब इंग्लिश टू हिंदी कैसे करेंगे?
जरा इनकी हिंदी बताइएगा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, इसकी हिंदी बताना जरा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, इसकी हिंदी बताइए जरा। पहले सेंटेंस की हिंदी बताइए। आशु बेटा मुझे नहीं पता कितने मार्क्स का आता है, ये हिंदी में आता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता। इंग्लिश के पेपर में अनुवाद नहीं आते, हिंदी के पेपर में आते हैं। ये हिंदी का सिलेबस है, क्योंकि आपको जितेंद्र सर ने कहा था कि अंग्रेजी वाले टीचर कराएंगे, इसलिए मैं करा रहा हूं। ये हिंदी का सिलेबस है, इंग्लिश का नहीं है, मगर कराऊंगा क्योंकि आपको वादा किया था, तो उनका वादा मेरा वादा। वेरी गुड। कई बच्चों ने मध्य रात्रि के घंटे नहीं लिखना है नीलेश, मध्य रात्रि के समय, घंटे नहीं लिखा है मध्य रात्रि के घंटे, नहीं नहीं घंटे नहीं बेटा, घंटा तो घड़ी को कहते हैं ना, नहीं नहीं, है ना। ये तो हिंदी का पेपर है, वो भी कंपलसरी है मेरे ख्याल से, है ना। देखो एक बच्चा लगा हड़ताल आधी रात, अरे वो स्ट्रोक नहीं होता, स्ट्राइक होता है हड़ताल। स्ट्रोक कहां से हो गया, स्ट्राइक होता है भैया हड़ताल। चलो तो अब देखते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, यानी कि आधी रात के समय। अब पता है, अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत हो तो आपको ये आराम से मिल जाएगा कि आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, when the world sleeps, India will awake to life and freedom, कि भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। A moment comes, एक क्षण आता है, when we step out from the old to the new, कि जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। आगे, it is fitting that at this solemn moment, solemn का मतलब क्या है पता होना चाहिए था, moment, we take the pledge of dedication टू द सर्विस ऑफ इंडिया, कि यह उचित समय है। सोलन मूवमेंट मतलब उचित समय, सोलन मूवमेंट मतलब उचित समय, कि इस पवित्र क्षण पर हम भारत की सेवा के लिए समर्पण की शपथ लें। आपको पता है ये किस बारे में आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये इतिहास के किस पन्ने या किस हिस्से की बात कर रहा है, जरा बताएगा। मध्य रात्रि, ये जो अभी तक आपने पढ़े मुझसे, ये इससे पता लगा ये कौन सी इतिहास की घटना है जिसके बारे में यहां बात हो रही है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, ये आजादी, क्योंकि हमारा देश मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। चलो बच्चे ने पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ा बेटा, बिल्कुल सही। आगे, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस ऑफ हु सफर, कि भारत की सेवा का मतलब है उन लाखों लोगों की सेवा जो पीड़ित हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, यानी कि इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता का अंत। आगे, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है बीमारी और अवसर की असमानता का अंत। आगे, द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू को पहुंचने की रही है। आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, जल्दी से बताइए प्लीज। यस गाइस, क्या हम आगे बढ़े। आगे बढ़ना है तो एन लिख दीजिएगा प्लीज। चलिए शाबाश। दैट मे बी बियॉन्ड अस, कि यह हमारी पहुंच से बाहर हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, कि जहां तक आंसू और पीड़ा है, so long our work will not be over, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। This is no time to petty and destructive criticism, कि ये तुच्छ और विनाशकारी आलोचना का समय नहीं है। No time for ill will or blaming others, यानी कि ill will का मतलब होता है दुर्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना, ठीक है बेटा। तो ill will का मतलब दुर्भावना, blaming मतलब किसी को दोष देना,
कि ना ही दुर्भावना या दूसरे को दोष देने का समय है। वी हैव टू बिल्ड द नोबल मेंशन ऑफ फ्री इंडिया वेयर ऑल हर चिल्ड्रन में ड्वेल का मतलब क्या है? विकास करना, आजादी से रहना, कि हमारे स्वतंत्र भारत का महान भवन बनाना है जहां उसके बच्चे रह सके, है ना, विकास कर सके। आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, एक बच्चा अभी भी लिख रहा है कि वोकैब अर्थ समझने में प्रॉब्लम होगी। तो बेटा वोकैब अभी तक आपने देखा, वोकैब पहली चीज है, उसके बाद ग्रामर आती है। छोटे बच्चे को पहले क्या सिखाई जाता है? ग्रामर थोड़ी सिखाई जाती है। पहले लेटर, फिर वर्ड्स, फिर बाद में सेंटेंस मेकिंग। तो लेटर तक तो आप पहुंच गए, A to Z तो सबको मालूम है, लेकिन वोकैब वाला स्टेप तो किया नहीं आपने। वोकैब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इट इज फेटफुल मूवमेंट फॉर अस इन इंडिया, कि ये भारत में सभी के लिए, है ना, क्या है? एक सौभाग्यशाली, है ना, पल है फॉर ऑल एशिया एंड फॉर द वर्ल्ड। पूरे एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक भाग्यशाली क्षण है ना। आगे, द स्टार ऑफ फ्रीडम इन द ईस्ट, अ न्यू होप कम्स इनटू बीइंग, कि एक नया सितारा उगता है पूर्व में, स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा अस्तित्व में आती है। मे द स्टार नेवर सेट एंड दैट होप नेवर बी बिट्रेड, क्या आशा है कि यह सितारा कभी अस्त ना हो, और यह आशा है कभी भी टूट ना जाए, मतलब कोई धोखा ना मिले। एक बच्चा कह रहा है कि वोकैब कैसे करें? बेटा मुझे यकीन है आप 12वीं पास तो होंगे, बिना वोकैब करे आपने 12वीं करी कैसे बेटा? अच्छा, शिवम कोरी कह रहे हैं हाउ टू इंप्रूव। शिवम कोरी, मैं नहीं बताना चाहता, अब नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? जो चीज आज ही मैंने 3-4 बार बता दी है कैसे इंप्रूव करना है, वो पूछ रहा इंप्रूव कैसे करें। शिवम कोरी, चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ये क्या लिखा है? हाउ टू इंप्रूव का ही जवाब है। वो अब 34 मिनट बाद, मेरे बताने के लगभग आधे घंटे बाद पूछ रहा है हाउ टू इंप्रूव। थैंक यू बेटा, अब नहीं बताऊंगा मैं, अब नहीं बताना चाहता। हाउ टू इंप्रूव का जवाब दे दिया, उसके बाद कह रहे हैं हाउ टू इंप्रूव। चलिए, तो ये आपका 2021 के हिंदी क्वेश्चन पेपर का अर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंचन जी की क्लास के बच्चे बताएं, क्योंकि वो कह रही हैं इंप्रूव कैसे करें वोकैब। आप सभी कंचन बहन की सहायता करें और लिख के बताएं। कंचन देखना, आप ही क्लास के बच्चे अब बताएंगे कि वोकैब कैसे इंप्रूव करनी चाहिए। मैं तो बता चुका हूं शुरुआत में भी और आज भी। जरा बताओ बेटा, कंचन बहन को बताओ कैसे इंप्रूव करनी चाहिए वोकैब। बताओ बेटा, कंचन जी को बताना। वेरी गुड। कंचन देखो, मोहित पटेल ने जवाब दे दिया कि न्यूज पेपर पढ़ो, रोज 20 वर्ड करो। जागृति भी बता रही हैं। नीलेश कह रहे हैं ऑलरेडी बोल दिया है। मैं क्रोधित हो रहा हूं क्या? मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि बच्चा ये सवाल क्यों पूछ रहा है जो मैं जवाब दे चुका हूं। चलो मैं 2022 का पेपर शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी घटना सुनाऊं। हाँ बेटा, एक घटना सुनाऊं मैं, अगर आपको एतराज ना हो। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। घटना का टॉपिक है कि गुरु को या माता पिता को गुस्सा क्यों आता है। मैं घटना सुना दूं यदि आपकी परमिशन हो। हाँ, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर किया है हमने अभी तक। हाँ, नीलेश कह रहे हैं जिसको करना होगा खुद ही कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मैं एक घटना सुनाता हूं।
एक लड़का था, कॉलेज में कॉलेज कर चुका था। क्या कर चुका था? कॉलेज कर चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक। उस बच्चे को माता पिता से बड़ा प्रेम मिला, और छोटी मोटी गलती करने पर जब पिताजी डांटते थे तो मम्मी बीच में आ जाती थी बचाने कि मेरे लाल को मत डांटो। पिताजी शांत हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि पिताजी पिताजी हैं, उनको पता था कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, लेकिन माँ ने बचा लिया। अब माँ ने इसलिए नहीं बचाया कि माँ गलत नहीं है, माँ को अपने बेटे पर यकीन था कि ये इंप्रूव करेगा मेरा बेटा, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे पे यकीन होता है, होना भी चाहिए। यकीन था कि नहीं ये सही है, कर लेगा, इसलिए माँ सपोर्ट करती है, और कोई वजह नहीं है। अब वो बच्चा कॉलेज में आया, है ना, पापा से बोला, पापा की स्थिति मिडिल क्लास थी, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड बाइक दे दी। बच्चे ने मुंह सुकोड़ा कि सेकंड हैंड बाइक क्यों दे दी, लेकिन फिर मम्मी ने समझाया कि बेटा तो अच्छे नंबर लिया, पापा से नए बाइक मैं दिलवा दूंगी। खैर ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद पिताजी ने कहा, यह पल हर बच्चे की जिंदगी में आता है। पिताजी ने जो कहा, जो मुझसे भी कहा था, मेरे कई जानकार हैं, उनके पिताजियों ने भी उनसे कहा था ग्रेजुएशन के बाद, आगे क्या सोचा है? आपसे पूछा है तो बताना, अगर पूछा है तो यस पक्का लिखना, है ना, यस पक्का लिखना कि क्या सोचा है आगे। वो जो सवाल था ना, क्या सोचा है, वो पता है पिताजी को उसका जवाब पहले से ही मालूम था, लेकिन बच्चे ने एक रटा रटाया डायलॉग मारा जो दुनिया के 99% बच्चे मारते हैं। क्या डायलॉग मारा? नौकरियां तो है ही नहीं, इतनी बेरोजगारी है, इतना कंपटीशन है। ये डायलॉग उसने मार दिया, और मम्मी ने तुरंत कहा, बेटा खीर बनाई है, चलो इसको बच्चे को खीर खान दो। खैर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा बच्चा। अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद फिर वो घर में बैठा, मोहल्ले में घूमता रहा। ठीक है, मोहल्ले में घूमता रहा। एक दिन वो रात को 11:30 बजे घर आया। एक दिन वो रात को 11:30 बजे घर आया, दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला। फिर जोर से खटखटाया तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। पिताजी ने सीधा एक थप्पड़ मारा। क्या मारा? एक सीधा थप्पड़ मारा, और कहा, निकल जा मेरे घर से। अब बच्चा घबरा गया। वो गेट से पापा ने धक्का दिया, बाहर निकाल दिया, गेट अंदर से बंद। अब बच्चा बाहर आया, ऊपर देखा, बालकनी में मम्मी खड़ी हैं। मम्मी को देखते ही बच्चे के अंदर एक आशा जागी, और आंखों में आंसू लाने की एक्टिंग करके मम्मी को देखा। मम्मी ने मुंह पे बैग फेंक के मारा, मां ने मुंह पे बैग फेंक के मारा, और रस्सी से लटका के कंगा शीशा दे दिया, और चार्जर भी दे दिया मोबाइल का। कंगा शीशा के, बच्चा है ना, बाल काटते रहो, शीशे में देखते रहो, और चार्जर, चूंकि कोई हो ना हो चार्जर पक्का होना चाहिए, है ना, लटका के फेंक दिया। ये लो। बच्चा बड़ा शौक में था कि यार मैं लेट ही तो हुआ हूं, आज तो पापा छोड़ो मम्मी ने भी हालत खराब कर दी। आपको पता है ये गुस्सा क्यों आया? इतना गुस्सा पापा को तो आया ही, मम्मी को भी क्यों आया? आपको पता है? गेस करके बताओ कि गुस्सा इतना क्यों आया? लेट ही तो आया था। बच्चे कह रहे, अच्छा किया मॉम। आप जरा बताइए ऐसा क्यों किया होगा? लेट ही तो आया था, 11:30 बजे थे। अरे बिल्कुल सही किया, मत कहो, ये बताओ। नहीं, दारू नहीं पीती, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कह रहे ड्रिंक करके आया होगा। चलो मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया। क्योंकि उनका लड़का, उनका 25 साल का लड़का, उनका 25 साल का लौंडा क्या कह रहा था? लड़का, नौकरियां तो है ही नहीं, इतना कंपटीशन है, आप मुझे IIM कराते, आप मुझे अमेरिका भेजते तो नौकरी चीखते मिल जाती। मगर गुस्सा पता किस बात का आया? क्योंकि आज ही उसके पापा ने ऑफिस में मिस्टर शर्मा जी का 19 साल का लौंडा, जो NDA क्रैक करके ऑल इंडिया में टॉप 10 में आकर 19 साल का लड़का आर्मी में कैप्टन बनने जा रहा है, और उनका 25 साल का लौंडा क्या कह रहा है कि नौकरियां तो है ही नहीं, बड़ी बेरोजगारी है। समझ में आया गुस्सा क्यों आया? गुस्सा क्यों आया पता है?
क्योंकि आज उन्होंने शर्मा जी की मिठाई खाई है उनके लड़के के लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने की, 19 साल के लड़के की। अब 25 साल का लड़का कह रहे हैं बेरोजगारी है, नौकरियां है ही नहीं। याद रखना, नौकरियां बहुत हैं, मगर उनके लिए जो काबिल है। नौकरियों की बरसात हो रही है उनके लिए जो काबिल है। समझ में आ गया? तो कभी भी मन में आए ना नौकरियां तो है ही नहीं, बेटा नौकरियां नहीं है किसके लिए? जो आलसी हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए ये सब बातें ना करें आप लोग। जिसके अंदर चाह है ना कुछ करने की, वो खुद कर लेगा। समझ में आ गया? ऐसे कई गांव के बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, खेती में लगे रहे, अपने बच्चों को मेहनत से अपना खून पसीना बहा के पढ़ा किया। वो बच्चे आईएएस बन गए, वो बच्चे कलेक्टर बन गए, वो बच्चे इंजीनियर बन गए। ऐसे कई माँ बाप हैं। क्या घर में माहौल था? नहीं। कोई बच्चा कहता अरे सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, घर में तो ऐसा माहौल नहीं है। ये सब बहाने हैं। जिसमें दम होगा वो करके रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप ये सब बहाने ना करें। वोकैब कैसे करें? ग्रेजुएशन कर रहा बच्चा ये कहेगा कि वोकैब कैसे करें। जब आप कहते हैं ना वोकैब कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, तो बता आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं। आप अपने 12 साल जो स्कूल में पढ़ाई की है उन सभी टीचरों का अपमान कर रहे होते हैं, ये पूछ कर मुझसे कि वोकैब कैसे करें। क्या स्कूल में नहीं बताया गया होगा? आपने उन सभी टीचर्स का अपमान किया है आज। ये सवाल पूछकर ग्रामर कैसे इंप्रूव करें, वोकैब कैसे इंप्रूव करें, उन सभी टीचर्स का आपने अपमान किया है। समझ में आ रहा है बेटा? इसलिए बोल रहा हूं सुधर जाओ, इसलिए बोल रहा हूं सुधर जाओ आप लोग। एक 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 इंसान की मेरे को कहानी बतानी है। वो इंसान का नाम आप सबको पता है, मैं नाम बताऊंगा एंड में। क्या मैं उस इंसान की कहानी बता दूं? अगर आपकी परमिशन हो तो पी लिख दीजिएगा। अगर आपकी परमिशन है तो पी लिख दीजिए। एक इंसान है जिसका नाम शायद आप सबको पता होगा, मैं उसकी कहानी बताना चाहता हूं। अगर परमिशन है तो पी लिख दीजिए। ओके, परमिशन है, थैंक यू। एक बच्चा था 4-5 साल का। कहानी के अंत में नाम बताऊंगा। यदि कहानी के अंत में आप नाम गेस कर पाए तो मजा आ जाएगा। एक बच्चा था 4-5 साल का, और वो उसके पिताजी कोयले की खान में काम करते थे, माँ भी कोयले के खान में काम करती थी। तो होता क्या था कि भाई माँ बाप दोनों ही कोयले के खान में काम करने गए हैं, तो आसपास के ही एरिया में झोपड़ी से निकलकर बच्चे खेलने लग जाते थे, आपस में खेलते थे बच्चे। तो एक दिन उस कोयले के खदान का मालिक, जो अक्सर हफ्ते 10 दिन में आता रहता था, वो पास की दुकान में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो उसने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से एक बच्चा, वही बच्चा लीडर है जो सभी बाकी सब बच्चों को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, ऐसे करो ऐसे करो। तो मालिक बड़ी देर तक देखता रहा, फिर बड़ा इंप्रेस हुआ उस बच्चे से, उसे बुलाया अपने पास और कहा कि बेटा इधर आओ, और दुकानदार से कहा एक सेब देना। और दुकानदार ने एक अखबार में लपेट कर वो सेब उसको दे दिया बच्चे को। बच्चे ने जैसे अखबार खोला, सेब हटाया, सेब हटाते ही पीछे क्या देखा, एक सुंदर सी व्हाइट बिल्डिंग, एक सुंदर सी व्हाइट बिल्डिंग। तो उसने, क्योंकि बच्चा किसी डरता तो है नहीं, उसने मालिक से पूछ लिया कि मालिक ये क्या है? तो उसने कहा ये स्कूल है। उन्होंने कहा स्कूल क्या होता है? उसने कहा, मालिक ने, स्कूल वो होता है जहां पर ज्ञान मिलता है। तो उसने कहा ज्ञान से क्या फायदा होगा? तो उसने कहा ज्ञान से आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चे ने पूछा कि क्या मैं ज्ञान से इस कोयले की खदान का मालिक बन सकता हूं? तो मालिक ने कहा उस बच्चे से कि ऐसी एक नहीं कई 100 खदान के आप मालिक बन सकते हैं यदि आपको ज्ञान हो। अब बच्चा, आपको पता है, जिद्दी होता है। उसके मन में आ गया कि मेरे को इसी बिल्डिंग में जाके पढ़ना है और इस खदान का मालिक बनना है।
घर पे माँ बाप आए, उनसे बोला कि मेरे को स्कूल में जाना है। अब माँ बाप अक्सर इतने छोटे बच्चे की बात को मजाक में ले लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते कभी कभार कि चलो बच्चा है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। अब बच्चे ने अचानक कुछ बदलाव आए, जो भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो खर्च करने बंद कर दिए। मतलब जैसे माँ बाप देते हैं टॉफी बिस्किट खाने को, ऐसे उसको भी मिलते थे थोड़े बहुत। अब बच्चे ने वो पैसे बचाने शुरू कर दिए। साल भर हो गया, बच्चे की जिद नहीं गई। एक दिन अचानक उसने माँ बाप से कहा कि मैं स्कूल में जा रहा हूं पढ़ने के लिए, आप हेल्प कर सकते हो तो बताओ। माँ बाप को लगा मजाक कर रहा है, डांटा, सुला दिया। सुबह माँ बाप चले गए अपने कोयले की खदान में काम करने के लिए, और बच्चा रेलवे ट्रैक से निकल गया। उसे पता था कि मालिक ने, क्योंकि मैं बीच में एक मिस कर गया, कि मालिक ने बताया था ये ट्रेन जहां तक जाती है वहां पर जाना। तो बच्चा रेलवे की ट्रैक पे चलता रहा और आगे जाकर उसने एक डॉक यार्ड में पहुंचा जहां पर पानी के जहाज होते हैं। उसे ये बात पता लग गई थी इन 1 सालों में कि जो सफेद वर्दी में टोपी लगा के हो वही उस जहाज का कैप्टन होता है। उस कैप्टन के पास गया, उसने कहा कि मुझे इस बिल्डिंग के जो शहर है इस पे जाना है। मालिक ने कहा कि भाई तुम्हारे पैसे तो है नहीं, तुम छोटे बच्चों कैसे ले जाओ। तो उसने कहा कैप्टन से कि मैं कितने दिन लगेंगे आपके ये जहाज को शहर तक पहुंचने में। तो कैप्टन ने कहा कि कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। तो बच्चे ने कहा कि मैं उस 4-5 दिन में आपके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन ये कर लूंगा, आप मुझे ले चलिए। कैप्टन ने कहा ठीक है ले चलते हैं, हो सकता है इसके माँ बाप ना हो। बच्चा रात को, जो अच्छा देखा है आपने, रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर होता है, तो फ्लाईओवर के नीचे रोड के किनारे वो सो गया। सुबह उठा और उसके बाद वो कैप्टन के पास गया। कैप्टन ने कहा चलो चलते हैं। अब 4-5 दिन बाद वो पहुंचा, पानी का जहाज शिप पहुंचा उस शहर में। बच्चा उतरा और लोगों को फोटो दिखा दिखा कर वो उस स्कूल के पास पहुंच गया। अब इन 4-5 दिनों में या 5-6 दिनों में उसके कपड़े जो थोड़े बहुत ठीक ठाक थे वो गंदे हो चुके थे। तो जब वो स्कूल के गेट पे पहुंचा तो चौकीदार ने उसे भगा दिया। ये क्या गरीब बच्चा है, भीख मांगने स्कूल में थोड़ी आएंगे। वो बच्चा रोड के उस तरफ खड़ा हो गया गेट के सामने। अब यदि कोई आपके घर के सामने 2-3 दिन खड़ा रहे तो आप नोटिस कर लेंगे। तो ऐसे ही स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को नोटिस किया और चौकीदार को बुलाया और चौकीदार से कहा कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्यों खड़ा है, और इसको कुछ पैसे देके या कुछ खाने पीने को देके भगा दो। तो चौकीदार ने कहा मैंने सब कोशिश की, ना ये पैसे ले रहा है और ना ही ये कुछ खा पी रहा है, ये केवल आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि स्कूल के मालिक से मिलना है। अब प्रिंसिपल ने उस बच्चे को बुलाया, उसे कहा क्या काम है। उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसे मैं एडमिशन दूं। तो बच्चे ने कहा कि मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं उसके बदले पढ़ना चाहूंगा। प्रिंसिपल ने सोचा कि बच्चा है, इसे कोई ऐसा काम देंगे जो ये कर नहीं पाए। तो प्रिंसिपल उसे हाथ पकड़ के ले जाता है स्टोर रूम में और कहता है ये पूरे स्टोर रूम को साफ कर दो। बच्चा बड़ा खुश होता है कि उसे मौका मिल गया। बच्चा जाता है, अपनी शर्ट उतारता है, उसे पानी में धोता है और धो के उसी शर्ट से पूरा स्टोर रूम, टेबल कुर्सी सब साफ करता है। एक बार साफ करता है, फिर सब जगह चेक करता है, उसे फिर गंदगी थोड़ी बहुत महसूस होती है, फिर जाता है पानी से फिर से शर्ट साफ करता है, फिर उनको पोंछता है। 3 बार प्रोसेस करता है। फिर प्रिंसिपल का जाता है कि मैंने काम कर लिया। प्रिंसिपल जाते हैं स्टोर रूम में, देखते हैं बिल्कुल चमक गई है। तो प्रिंसिपल जानबूझ के टेबल के नीचे का हिस्सा होता है टेबल के, वो उसमें उंगली लगा के देखते हैं। तो वो बड़े सरप्राइज होते हैं कि एक भी धूल का कण स्टोर रूम में नहीं है। और बच्चे को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम स्कूल में के ही हॉस्टल में रहोगे, मगर शर्त एक ही है कि जिस तरह ये काम किया है तुमने ऐसे ही अपनी पढ़ाई करना। और वो बच्चा आगे जाकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। नाम क्या है कोई बताएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति। आई एम गेटिंग इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं मैं। नाम क्या है कोई बताएगा? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जो बना था, बिल्कुल सही, अब्राहम लिंकन। बिल्कुल सही जवाब। तो आगे से मेरे सामने बहाने नहीं बनाना। गरीबी बहाना है, मजबूरियां बहाना है, क्योंकि हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में
जो इन गरीबी मजबूरियों से हटकर आगे बढ़े हैं। मैंने बचपन में, मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे एक किताब गिफ्ट में दी थी, वो था महान लोगों का बचपन। ये किताब मैंने बचपन में पढ़ी थी, उनकी जीवनी के बारे में। तो यदि आप कहते हैं ना कि वो क्या आप कैसे करें, ये कैसे करें, बेटा आप तो बता ही दिया मैंने कि आप स्कूल के सभी टीचर्स का अपमान कर रहे हैं ये कहकर वो क्या आप कैसे करें। और मैंने जानबूझकर ये एक सच्चे इंसान के, एक ऐसे इंसान की जो सच में दुनिया में है, उसकी कहानी सुनाई। कहानी क्या, सच्चाई बताई। तो आप लोग प्लीज ये मत कहना कभी किसी से, अपने आप से भी मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। विशाखा जाधव जी, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है, ये सच्ची घटना है। तो आप थोड़ा सुधर जाइए बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब मुझे खुशी है कुछ बच्चे कहानी की शुरुआत के ही 30 सेकंड में समझ गए थे मैं किसकी बात कर रहा हूं। खैर, अब 2022 का पेपर है, इसको आप कितना सॉल्व कर सकते हैं करिए और मुझे बताइए, ठीक है। चलो कोशिश करो, जितना बना सकते हो बनाओ, फिर हम मिलके बनाएंगे। पहले खुद कोशिश करो, आपके पास 2 मिनट हैं, ठीक है। आप सेंटेंस नहीं बना सकते तो कम से कम जितने शब्दों का अर्थ बता सकते हो वो बताओ। आपके पास 2 मिनट है बेटा, चलिए बताइए, शाबाश। शीतल बेटा, पंचुएशन के लिए डिक्शनरी में आपको सारी पंचुएशन मिल जाएगी। आजकल तो मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड हो जाती है गूगल से, गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आप डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड की, हर शब्द की इसमें प्रोनाउंसिएशन होती है। अच्छा, पंचुएशन के लिए आप बेटा ग्रामर की बुक देख लीजिए। सेज नहीं होगा, सेड होगा, सेड। हेडसेट लगा सकते हैं या सेड। अरे लव इन एयर नहीं है, स्टोरीज आर इन एयर बेटा। स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, प्यार की बात थोड़ी हो रही है पहली लाइन में, लव नहीं। अरे प्रेम का नाम तो लव नहीं कर दिया। अरे लव मून नहीं होगा, ये प्रेमचंद को प्रेमचंद ही कहेंगे बेटा। चलो 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं, देखिए इसको ध्यान से देखते हैं। प्रेमचंद ने कहा था कि कहानियां तो चारों तरफ हवा में बिखरी पड़ी हैं। प्रेमचंद had said that stories are scattered all around in the air। अब देखो कितना कमाल की बात है, स्टार्टिंग में पास्ट है और अंत में प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक तरह से जनरल बात कही गई है, ठीक है। आगे सवाल उन्हें पकड़ने का है, द क्वेश्चन इज टू कैच देम। ऐसा इसलिए कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना अपना जीवन होता है। तो दिस इज बिकॉज एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन लाइफ। आगे बाकी सबसे अलग है ना, जो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि हर एक की कहानी, हर व्यक्ति हर वस्तु की अपनी एक कहानी है। आगे इसका एक आरंभ है, विकास और फिर अंत भी होता है, कि इट हैज अ बिगिनिंग, डेवलपमेंट एंड देन द एंड।
आगे, जिस तरह से हर व्यक्ति जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे से हूबहू नहीं मिलता, वैसे ही उसकी अपनी जीवन कथा भी दूसरों से नहीं मिलती. Just one person does not match exactly with another. Similarly, his life story also does not match with another. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपनी कथा ना लिख सके. There is no person who cannot write his story. मेरी आत्मकथा मेरे जीवन की कथा है कि my autobiography is story of my life. यह केवल मेरी कथा है. This is only my story. और जहां तक मेरे जीवन और दूसरों के जीवन को छूता है, वहां तक ये दूसरों की भी कथा है कि and in so far as my life touches the lives of others, it is story of others as well. कि जहां जहां मेरी जिंदगी कहानी में दूसरे लोगों का घटनाक्रम आता है, वो उनकी भी कहानी का हिस्सा हो. आगे कहां है? और जहां तक मेरा जीवन एक समय समाज या समूह का प्रतिनिधि जीवन होता है, वहां तक वह उनकी कथा बन जाती है. प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कथा में बदलने के योग्य है. यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि एंड सो फार एज माई लाइफ इज द रिप्रेजेंट ऑफ लाइफ ऑफ टाइम, सोसाइटी और ग्रुप, इट बिकम्स द स्टोरी ऑफ एवरीवन. एवरी पर्सन्स लाइफ इज कैपेबल ऑफ बीइंग टर्न्ड इनटू अ स्टोरी. यानी कि ये कथा मेरी है, मेरे जीवन में आने वाले लोगों के हिस्सा है, समाज का हिस्सा. भाई हर व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है. ये कहानी इस तरह से कही गई है. ठीक है, आगे बढ़ जाऊं. और प्लीज स्पीड की बात मत करो, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, इसे देख लीजिएगा. क्या मैं आगे बढ़ूं? कोमल कह रही हैं कि बहुत आसान है ट्रांसलेशन इसका. वेरी गुड, अच्छी बात है. आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट. आप कलम हाथ में लेते हैं, यू टेक अ पेन इन योर हैंड, और कागज पर कुछ लिखने लगते हैं. एंड स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन पेपर. सबसे अच्छा है अपने ही जीवन से शुरू किया जाए. इट इज द बेस्ट टू स्टार्ट विद योर ओन लाइफ. अपने बारे में बचपन से लेकर अब तक का जो जो हुआ वो सब, एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ. यही तो आत्मकथा है. दिस इज ऑटोबायोग्राफी. आत्मकथा की पहली शर्त है साफ और सच सच कहना. द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी इज टू टेल द ट्रूथ क्लियरली. सिंपल है बेटा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. इसके लिए भी अभ्यास जरूरी है. प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर दिस टू. नैतिक साहस जरूरी है. मॉरल करेज इज नेसेसरी. मतलब सच लिखने की, अपनी कमियां खूबियां लिखने के साथ, सफलता लिखने के साथ कमियां, असफलता, ये भी, ये इसका अर्थ है. अगर पूरी आत्मकथा ना भी लिखी जाए तो संस्मरण या डायरी लिखी जा सकती है कि इवन इफ अ कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी इज नॉट रिटन, मेमोरीज और अ डायरी कैन बी रिटन. कई दिन वर्षों की डायरी आत्मकथा बन जाती है ना. कई दिनों वर्षों की डायरी आत्मकथा बन जाती है. मतलब अ डायरी ऑफ सेवरल डेज इन ईयर्स बिकम एन ऑटोबायोग्राफी. सिंपल है. आगे बढ़ रहा हूं मैं. नेक्स्ट. अब ये रहा अगला क्वेश्चन. यहां पर इंग्लिश टू हिंदी करना है. चलो एक काम करो, इस हिस्से की हिंदी बताओ. आपके पास है 2 मिनट है आपके पास. इसकी हिंदी बताइए जरा. शाबाश. इस हिस्से की हिंदी बताइए. देखिए जरा आप कितना बना पाते हैं. आपके पास 2 मिनट है.
अगर आप हिंदी में टाइप नहीं कर सकते तो जैसे मैसेज लिख रहे हैं ना, मैं आ रहा हूं, MAI, मैं आ रहा, ARHAA, ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी नहीं लिख पाते तो ऐसे लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हाँ, कईयों के लैपटॉप में होगा नहीं ना हिंदी, या किसी को हिंदी टाइप नहीं करना आता होगा, ये भी हो सकता है हाल फिलहाल में। चलो बेटा, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखो, Socrates was one of the celebrated Greek thinkers who became very influential in the development of Greek philosophy in particularly and Western philosophy in general. ये पूरा एक ही वाक्य है। सुकरात उन प्रसिद्ध यूनानी विचारकों में से थे जो विशेष रूप से यूनानी दर्शन और सामान्य रूप से पश्चिमी दर्शन के विकास में बहुत प्रभावशाली रहे, है ना। आगे, सुकरात tried to bring radical changes in the society. Radical का मतलब क्या है? आमूल चूल परिवर्तन, मतलब पूरा ही चेंज कर दिया जाए। सुकरात ने समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया, but his attempts in the social field were not accepted and appreciated by authorities. लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उनके प्रयासों को अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया, and appreciated by authorities, और ना ही उनकी सराहना की गई। But convinced of his principles, सुकरात continues his efforts. लेकिन अपने सिद्धांतों पर दृढ़ निश्चयी सुकरात ने अपने प्रयास जारी रखे, क्योंकि वो अपने आप से सही थे, उन्हें लगता था, उन्हें यकीन था कि वो सही है। आगे, the authorities considered him as a threat of their existence and as a result he was arrested and sent to prison. कहाँ गया, हाँ, अधिकारियों ने उन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना, परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अगला पैराग्राफ, लेटर ही वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, और बाद में उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई, यानी कि मृत्युदंड दिया गया। बिकॉज ही वॉज फ्रैंक एंड आउटस्पोकन, क्योंकि वो स्पष्टवादी थे और मुखर थे। आउटस्पोकन मतलब मुखर, खुल के बोलते थे। जब उन्हें मृत्युदंड दिया गया, व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ डेथ पेनल्टी, ही वॉज नॉट एट ऑल शेकन। जब उन्हें मृत्युदंड दिया गया की खबर मिली तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आगे, इट कंफ्यूज्ड ऑल द ऑफिशियल्स एंड इवन सुकरात ऑन disciples because they had never seen a person accepting the news of his death penalty with smiling face. कि इससे सभी अधिकारी और यहां तक कि सुकरात के शिष्य भी भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को अपनी मृत्युदंड की खबर को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हुए नहीं देखा था। कितना आसान है। When asked why so, he replied, I have been preparing for death all my life. कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी मौत की तैयारी करता रहा हूं। I have never done anything wrong to any man. मैंने किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। That is why I am able to accept even death with a smiling face. यही कारण है कि मैं मृत्यु को भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी पैराग्राफ इसी का। In his use of critical reasoning, by his unwavering commitment to the truth, and though the vivid example of his own life, Socrates set the standard for all subsequent Western philosophy. के आलोचनात्मक तर्क के प्रयास, सत्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता तथा अपने स्वयं के जीवन का ज्वलित उदाहरण के माध्यम से सुकरात ने सभी परवर्ती पश्चिम दर्शनों के लिए मानक स्थापित किया, स्टैंडर्ड खड़ा किया। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये 2023 का पेपर है, 2023 का पेपर है, इसे देखते हैं, है ना। अब इसमें पहले अंग्रेजी से हिंदी आएगी, नहीं हिंदी से अंग्रेजी। तो चलो इसकी इंग्लिश बना के देखो कितना कर सकते हैं आप, देखें जरा। यस गाइस, जरा इसकी इंग्लिश बनाइए, शाबाश। आंसर दो इसका, शाबाश। देखा जरा कितने बच्चे इसकी कितना बना सकते हैं, कोशिश करो, शाबाश बेटा। ये देखो आपस में मधुप्रिया चैटिंग करने लगी हुई है, पता नहीं किसके साथ कर रही हैं।
अरे पूरे सेंटेंस के नहीं, यहां तक की कोशिश करो, नीचे नीचे तक कोशिश करो। प्राइसलेस की स्पेलिंग सही करो प्रीति बेटा। रक्षा ठाकुर, दिव्यानी, शिप्रा, अंजू। ओके चलिए, तो मैं भी आंसर दे देता हूं, है ना। चलिए देखते हैं। वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए बस, उसके बाद ग्रामर तो आ ही जाएगी। चलिए देखते हैं बेटा। समय अनमोल है, टाइम इज प्रीशियस, इसका अनुवाद सबने सही किया। वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है, कि इनफैक्ट द टाइम इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज लिमिटेड। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिलता, है ना। क्या है इसका मतलब कि इफ यू लूज वेल्थ यू कैन अर्न इट अगेन, इफ यू लूज हाउस यू कैन गेट इट बैक, बट इफ यू लूज टाइम यू कैन नेवर गेट द सेम टाइम अगेन। इसलिए लिमिटेड कहा गया है इसे, कि जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें। कि इफ वी वांट टू डू समथिंग, बिकम समथिंग और अचीव समथिंग इन लाइफ, इट इज एसेंशियल दैट वी लर्न टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। यानी कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें अपने समय का बेस्ट सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। बाय यूजिंग टाइम वाइजली, समझदारी से, वी कैन अचीव एवरीथिंग वी वांट टू। अगला, कहा जाता है समय ही धन है, कि इट इज सेड टाइम इज मनी। बोलते हैं ना टाइम इज मनी, परंतु यह कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है, बट दिस सेइंग इज नॉट ऑल ट्रू। पूरी तरह से सच नहीं है। द ट्रूथ इज दैट टाइम इज जस्ट मनी, है ना। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। इफ यू यूज योर टाइम प्रॉपरली, देन एट द सेम टाइम इट कैन अर्न यू मनी। अगर आप अपने समय का अच्छा, ये तो हो गया। आगे ये तो हो चुका है। जब आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे तब समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। कि इफ यू आर वैल्यूइंग योर टाइम देन यू आर लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मॉनेटरी अगेन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, इसका भी ट्रांसलेशन आविष्कार जी आसान है। वेरी गुड। आप कम समय में ज्यादा काम करते हैं, करने के उपाय खोजने लगेंगे। क्या है? आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू डू मोर वर्क इन लेस टाइम। अगर आप वास्तव में समय प्रबंधन करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू मैनेज टाइम, तो आपको केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अविचेतन मन का भी इस्तेमाल करना होगा। You will have to use not only your conscious mind यानी चेतन मन, but also subconscious mind। यही आपको ऐसे नए नए तरीके सुझाएगा जिनकी बदौलत आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने में कामयाब होंगे। कि this will suggest new ways to you, due to which you will be able to find ways to do more work in less time। यानी कि आपको सोते जागते एक ही चीज रखनी पड़ेगी दिमाग में कि सही समय का प्रयोग किया जाए। अब इंग्लिश टू हिंदी करेंगे हम लोग। इसकी जरा हिंदी कीजिए। हाँ बच्चों, इसकी हिंदी कीजिए जरा, देखते हैं आप कितना बना पाते हो इसकी हिंदी।
कोशिश कीजिए सारे बच्चे, गलत हो परवाह नहीं, कोशिश करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अवचेतन मन होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सोने के बाद सबसे ज्यादा काम करता है, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। प्यारे से पढ़िए और मेरे को हिंदी बताइए। ये तो आसान है। हाँ जी, बच्चों ने अनुवाद लिखना बंद कर दिया है, कुछ ही बच्चे लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? अब आ रहे हैं आंसर सबके लगभग। हम्म चलो बच्चों, तो आइए अनुवाद करते हैं मिलकर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। We cannot deny the importance of games in life as games make a person sound in body and mind। इसका मतलब क्या है? हम जीवन में खेलों के महत्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि खेल व्यक्ति को शरीर और मन से स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है जी, आगे। सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज, कि समाज व्यक्ति से अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने की उपेक्षा करता है। फॉर विच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू कीप हेल्दी, जिसके लिए उसे स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। हेल्थ है ना, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी है। आगे, ही मे बी वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, बट हिज इंटेलिजेंस इज ऑफ नो यूज इफ ही इज नॉट हेल्थी। मगर लेकिन अगर वह स्वस्थ नहीं है तो बुद्धि किसी काम की नहीं है। इन सम वेज, कुछ मायनों में, इन ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, कि मानव शरीर एक मशीन की तरह है। इट इज नॉट मेड यूज ऑफ, इफ इट इज नॉट मेड, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूं, गलत बोल दिया। इफ इट इज नॉट मेड यूज ऑफ, इट स्टार्ट्स टू वर्क बैडली, कि अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता तो यह खराब तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आगे, पीपल हु आर नॉट फिट ग्रो वीक, कि जो लोग फिट नहीं होते, मतलब तंदुरुस्त नहीं होते, फिट का मतलब चुस्त तंदुरुस्त, तो वो कमजोर हो जाते हैं। फिट को यहां पर चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए था। आगे, दे बिकम मोर प्रोन टू डिजीज, कि वे बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, बीमारी जल्दी लग जाती है, जल्दी खांसी बुखार जुकाम जल्दी लगने लग जाता है। एनी फॉर्म ऑफ गेम इज यूजफुल, कि खेल का कोई भी रूप उपयोगी है। इफ इट गिव्स द बॉडी एन अपॉर्चुनिटी टू बी रेगुलर, टू टेक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कि कोई भी जो खेल है वो उपयोगी है अगर यह शरीर को नियमित शारीरिक व्यायाम करने का अवसर देता है ना। आगे, प्लेइंग इंकरेजेस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, कि खेल से खेल भावना में बढ़ावा मिलता है। आगे, इट इनेबल्स वन टू डील विथ लाइफ प्रॉब्लम इन अ वाइज एंड नेचुरल मैनर, कि यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से समझदारी और स्वाभाविक तरीके से निपटने की सक्षम बनाता है। हिंदी सिंपल। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लेइंग इज नॉट विनिंग और द लूजिंग, कि खेल में महत्वपूर्ण जीतना या हारना नहीं है, बल्कि खेलना है, यानी भागीदारी देना है, यानी कि बट द पार्टिसिपेशन। वी हैव टू रिमेंबर सम अदर थिंग्स अबाउट प्लेइंग गेम्स, कि हमें खेल खेलने के बारे में कुछ और बातें याद रखनी चाहिए। क्या? फर्स्ट, इट इज द फिजिकल एक्सरसाइज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ,
कि सबसे पहले यह शारीरिक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, नॉट द गेम्स देमसेल्फ, कि ना कि खेल स्वयं इंपॉर्टेंट, खेल नहीं है इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए वो एक्सरसाइज का रूप करे, का काम करें। देयर आर अदर वेज ऑफ गेटिंग दिस, और इसके अन्य तरीके भी हैं। क्या तरीके हैं? इज नॉट इंडिया द होम ऑफ योगा, कि क्या भारत योग का घर नहीं है? मतलब खेल की जगह योग भी कर सकते हैं। व्हेन वी थिंक, मतलब ये नहीं कि खेलना नहीं है, मतलब योग भी एक तरीका है। व्हेन वी थिंक ऑफ द फ्रेज अ हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज द माइंड विच इज मेंशन्ड फर्स्ट। क्या है कि जब हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि सबसे पहले मन का ही जिक्र होता है। मन का मतलब मन चंगा बोलते ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे बोल देते हैं कि मन खुश रहना चाहिए तो सब कुछ सही रहता है। और आगे, एंड इफ वी लेट गेम्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, देन वी अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइंड। कि अगर हम खेलों को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे, है ना, महत्वपूर्ण चीज बना देते हैं, तो फिर मन के महत्व को भी कम कर देते हैं। यानी कि खेल जितना जरूरी है उतना ही मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। आगे, अच्छा ये खत्म हो गया। चलिए, तो मैंने आपको 2021, 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर कराए। ये एक्चुअली हिंदी का पार्ट है, आपके कंपलसरी हिंदी में आता है, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको एक सूचना देनी है। क्या मैं आपको सूचना दे दूं? हाँ, एक जरूरी सूचना देनी है मेरे को। अगर आपकी परमिशन है तो यस सर लिख दीजिए या यस लिख दीजिए। हाँ, कि ये आज आपकी आखिरी क्लास है, तो टुडे इज योर लास्ट क्लास विद मी। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ ये बताते हुए, ये मैं हर क्लास के अंत में हो जाता हूँ इमोशनल थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोगों से बस कुछ बातें करना चाहूँगा। पहली चीज़, जैसे मैं आपको पता होगा, मैं अक्सर कहता हूँ बी हेल्दी, बी हैप्पी, तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और एक बात याद रखिएगा कि हर वो काम जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता से छुपाता है या गुरु से छुपाता है, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। यदि आपको यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया? मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूं, और मेरा तो एक ही सपना है कि किसी दिन मैं आप सबको सामने बैठा के पढ़ाऊं, है ना। और कोई बात नहीं, किस्मत में होगा, आप लोग बुलाएंगे तो मैं पक्का सामने बैठ के पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलो तो अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तो आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल, और मैं आशा करूंगा कि आपका भविष्य, सभी का, आप सभी का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। आप हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते भी हैं और उसके लिए डिजर्विंग भी बने। ठीक है, आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो क्लास में ओवर कर रहा हूं आज। ठीक है बेटा, कुछ बन के दिखाइएगा। मैं इंतजार करूंगा कि आप सब लोग कुछ बन के मेरे से मिलने आए। आई एम गोइंग टू मिस यू एंड आई एम वेट फॉर यू, है ना। मैं इंतजार करूंगा, और ये भी इंतजार करूंगा कि यदि मुझे सामने बिठा के पढ़ने का मौका मिले, पढ़ाने का मौका भी मिले और पढ़ने का भी, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्लास ओवर कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, अगर मेरी कोई बात आपको लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। मगर वो डायलॉग बताया था ना सूर्यवंशम का, कि माता पिता की डांट हथौड़ी छेनी होती है जो आपको एक रूप देना चाहती है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, आप सभी विद्यार्थी मेरे लिए अपने हैं, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। बस अच्छा कीजिएगा, कुछ कमाल कीजिएगा, और एक दिन ऐसा ले आइएगा कि आप जब शीशे में अपने आप को देखें तो आपको अपने आप पे गर्व हो। जैसे कि मैं अक्सर अपने आपको शीशे में देख के क्या बोलता हूं कि गोस्वामी तूने कमाल कर दिया। यही चीज आप लोग भी अपने आप को शीशे में देखकर बोल सकें, चिल्ला के कह सकें कि यस आई डिड इट, मैंने कर लिया है। ठीक है बच्चों,
तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। और फिर कभी मिलेंगे। हाँ बेटा, आप सभी भाई बहनों को लव यू बेटा, लव यू टू। चलो, तो चलो मैं अब रखता हूँ। ठीक है बच्चों। हाँ, प्रीति कश्यप कह रही है और कितने दिन क्लास होगी। बेटा प्रीति, जाते जाते हार्ट अटैक मत दो बहन मुझे। ठीक है, तो बुलाइएगा पक्का। ठीक है, मौका मिला तो आपको आपके सामने बैठा के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो चलो बेटा। बच्चा कह रहा है आधे घंटे अब बात कर सकते। नहीं बेटा। चलो बच्चे, ठीक है। थैंक यू फरहान, थैंक यू भाई। चलो बेटा, तो खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बी हैप्पी, बी हेल्दी, माता पिता की बात माने और कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएं अपनी जिंदगी में। अपने आप को अंगद का पैर बना लें, जहां भी पैर रग दो वो जमीन तुम्हारी, है ना। और पॉजिटिव रहिएगा, दूसरों में कमियां देखना बंद कर दीजिएगा, केवल अपनी कमियां देखिए और अपने ही कमियों में सुधार कीजिएगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो आगे से लाइफ में ये कसम खा लो, किसी और की कमी नहीं देखेंगे, अपनी कमी देखें, उस पर काम करें बस। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, ब्लेस यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, वंदे मातरम।